मैं यही कहूंगा, ये सवाल आपने अमेठी के बारे में क्यों नहीं पूछा? आप राहुल गांधी जी के बारे में तो पूछे ना। ये यात्रा के समय ये बार बार यही सवाल राहुल जी से किया जाता था कि क्या आप अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं। आप वायनाड से लड़ रहे हैं, आप अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं। उनका जवाब ये था, मैं वही दोहराऊंगा, हर एक राज्य, हमारा कोई राज्य सरकार नहीं है अभी, सारे के सारे बीजेपी या बीजेपी समर्थित रीजनल पार्टी। उसके बावजूद जो पब्लिक से रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारे उम्मीदवारों को, उसके बावजूद जो समर्थन हमें मिल रहा है अलग अलग नागरिक संस्थाओं से इन राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में लोग समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को एक बार फिर जनादेश मिलेगा तो संविधान खतरे में है। संविधान में इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो जानते हैं कि जो सरकार 370 अनुच्छेद हटा दिया है, 371 भी हटाया जा सकता है और 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी अनेकता खतरे में है, क्योंकि ये बीजेपी सिर्फ यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती है। तो यही मुद्दा है उत्तर पूर्वी राज्यों में। और मेरा एक काउंटर सवाल है प्रधानमंत्री से, अगर आप एक्ट ईस्ट कर रहे हैं तो आप मणिपुर क्यों नहीं गए? एक साल से आप मणिपुर क्यों नहीं गए? कल कहां थे प्रधानमंत्री? असम में थे। असम से कहां गए? त्रिपुरा आए। बीच में कौन सा राज्य पड़ता है? मणिपुर। यहां क्यों नहीं गए? अगर स्थिति इतना शांतिपूर्ण है, अगर सामान्य स्थिति है, घबराने की कोई कारण नहीं है, तो प्रधानमंत्री असम से त्रिपुरा जाते हैं और मणिपुर का नजरअंदाज करते हैं क्यों? सभी राज्यों को इन्होंने धोखा दिया है। ये अंग्रेजों के समय में एक सिद्धांत हुआ करता था, डिवाइड एंड रूल। आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, विभाजन करो और शासन करो। प्रधानमंत्री की नीति रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में डिवाइड एंड रूल ही नहीं, पर ब्लफ एंड रूल, झूठ बोलकर शासन करो। नागालैंड में अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप से समझौता करते हैं। नतीजा यह है कि नागालैंड में कोई शांति नहीं है, नागालैंड में भी असुरक्षता है। सर, आप गांधी परिवार के करीब रहे हैं क्या? इसके लिए तो प्रेस ये खुद करण सिंह क्या कर रहा हूँ? उनके लिए ही आई है। क्या सवाल पूछ रहे हो यार? मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, पर ऐसे सवाल हाँ बताए। इसमें क्या हुआ मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई 2019 के फरवरी के महीने में, सब लोग जानते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। पर जो मुद्दे उठाए गए थे, ये बात सही है। एक माहौल बना 2012-2013 में भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, यही तो हमने प्रयास की थी कि जनता की जो मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर, किसानों की एमएसपी को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर, मनरेगा के जो मजदूरी को लेकर, यही तो हम मुद्दा उठा रहे थे। 2024 में कांग्रेस जन आंदोलन में तब्दील करने में जो है ये नहीं, ऐसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों एक तरीके से जन आंदोलन के माध्यम से ही हम जनता के बीच में गए। 6000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये बताइए, आप क्योंकि मैनिफेस्टो, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो सब जगह बात करते हैं। अब आप राजस्थान में, जोधपुर में मुख्यमंत्री जी जो अशोक जी गहलोत थे उनके होम टाउन में है, अभी तक स्थानीय मुद्दे पे आपने कुछ नहीं बताया। और यहाँ क्योंकि मुकाबला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से, कुछ वो तो बताएं आपके क्या यहाँ ग्राउंड बेस पे क्या आप लेकर के आए हैं? ऐसा नहीं, हमें विश्वास है कि कौन है यहाँ जो उम्मीदवार यहाँ के पिछले 10 साल से रहे हैं, जिन्होंने
जोधपुर के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ योगदान नहीं रहा है उनका। राजस्थान को छोड़िए, अलग अलग राज्यों को छोड़िए, खुद अपने इलाके में जो एमपी लैड्स फंड है वो खर्च नहीं कर पाए हैं, जिनका नाम राजस्थान के सबसे बड़े घोटाले में इनका नाम शामिल है। तो बिल्कुल जोधपुर की जनता के बीच में सामने विकल्प है। जो व्यक्ति मंत्री बने हैं, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया है और उसके माध्यम से उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा के समय भी कहा था कि पूर्वी राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, और जब जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये कैसे मंत्री हैं? राजस्थान का तो हित तो देखते नहीं है। और पर आपने जोधपुर के बारे में पूछा, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए उनका जो एमपी लैड्स खर्चा, जो उन्होंने दस्तावेज पेश किया है जनता के सामने, कितना खर्च किया है। में कौन है कांग्रेस के प्रत्याशी, किसके समर्थन में आप? सॉरी, जोधपुर में कौन है कांग्रेस के प्रत्याशी, किसके समर्थन में आप? यहाँ इस सीट में करण सिंह जी, और कौन है? गजेंद्र सिंह। सॉरी, मैं समझा नहीं, आपका सवाल समझा नहीं। कांग्रेस का कौन है यहाँ? क्या आप ये सवाल जवाब है क्या? ये क्या सवाल पूछ रहे हो यार? ये क्या सवाल पूछ रहे हो आप? जो आपका नाम है वही क्या उनका नाम सवाल पूछ रहे हो आप? छोड़ो, सीएए दिसंबर 19 में कानून बना, बिल आया, कानून बना, हमने उसका पूरा विरोध किया। हमने विरोध इसलिए किया क्योंकि सीएए हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है नागरिकता धर्म के आधार को पर देने को। ये हमारे संविधान में नहीं है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कानून बना क्योंकि बहुमत बीजेपी के साथ। हाँ, हमने अपनी आपत्तियां जताई, हमने कहा हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या हुआ, जब कानून बनता है पार्लियामेंट में 6 महीने के अंदर उसके रूल्स बनते हैं। 9 बार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है हम रूल नहीं बना पाए हैं, रूल नहीं बना पाए हैं, हमें एक्सटेंशन दीजिए। और पिछले महीने 4 साल 3 महीने के बाद उन्होंने रूल प्रकाशित किया। मकसद क्या था? मकसद यह था कि कानून बनाओ दिसंबर 2019 को और लागू करो 2024 के चुनाव के पहले। तो क्या मकसद था सीएए का? वही ध्रुवीकरण आप अभी लाते हैं, बिल्कुल 2024 के चुनाव के 1 महीने पहले, ताकि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के चुनाव पर इसका प्रभाव हो। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तमिलनाडु में जो हिंदू हैं, श्रीलंका में जो हिंदू हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? जो हिंदू म्यांमार में हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? और जो हमारे पड़ोसी देश हैं जहां हिंदू हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? यही तो सवाल हम उठाए थे पार्लियामेंट में, और इसका जवाब सरकार की ओर से नहीं मिला। 2014 में बीजेपी की सरकार के समय आतंकवादी हमले होते हुए हैं। पार्लियामेंट पर हमला कब हुआ आप बताइए? जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट में किसके समय आतंकवादी हमला हुआ? किसके बाद? नहीं, आरोप नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। कब हुआ पार्लियामेंट पर हमला बताइए? पुलवामा कब हुआ? पुलवामा कब हुआ? सांसद कोई नहीं मरा था, अरे आम आदमी मरे, उसकी बात कर रहे हैं। अरे यार, सुरक्षा कर्मी मरे, सुरक्षा कर्मी मरे, क्या बात कर रहे हो? एक व्यक्ति का मरना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक व्यक्ति का मरना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पार्लियामेंट के सुरक्षा कर्मी मारे गए। पुलवामा देखिए क्या हुआ, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, इंटेलिजेंस फेलियर था। तो वो किसके समय हुआ था ये बताइए? पुलवामा किसके समय हुआ था? और किसने कहा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, तब के जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक
टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। जो कार्रवाई करनी थी सरकार को, मोदी सरकार को, उन्होंने नहीं किया था। ये सत्यपाल मलिक को राज्यपाल नियुक्त किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है, हमने नहीं किया था। ये उनके समय के राज्यपाल हैं, उनका तो जवाब नहीं देते हैं। सीए और एनआरसी नहीं, हम कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। हमारा चुनाव, हमारा न्याय पत्र देखे ना, न्याय पत्र की बात हमारी गारंटी कार्ड देखे ना। कर रहा हूँ। यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है? किसान और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच में क्या ताल्लुकात है? युवा बेरोजगारी और एक मिनट युवा बेरोजगार पत्र या घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका जो कैंडिडेट है उसको भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर आना पड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। हमारे सारे उम्मीदवार, आपका क्या स्टैंड है? हमारा सारा उम्मीदवार, हमारे सारे के सारे उम्मीदवार हर एक राज्य में इस गारंटी कार्ड के आधार पर अपना चुनाव प्रचार लड़ रहे हैं। सर, गारंटी तो आपने विधानसभा चुनाव में भी हाँ, यही इन्हीं पर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन गारंटियों में, इन 25 गारंटियों में 3 ऐसे गारंटी हैं जो राजस्थान से हमने लिया है। राजस्थान की सरकार ने जो लागू किया था राजस्थान में, शहरी रोजगार गारंटी, हमने गारंटी दिया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हमने यहाँ लिखा है। और तीसरा जो हमने दिया है वो गिग इकोनॉमी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कोष बनाने के लिए, वो भी हमारे गारंटी है। आप अलग जगह पर चले। नहीं, देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व जब हम पर आरोप लगाया जाता है, हम उसका जवाब तो देना पड़ता है ना। पर गारंटी के माध्यम से ना, क्योंकि यही तो मुद्दे हैं, यही तो मुद्दे हैं। आप हमें को लेकर क्या हमें हमारे धर्म के बारे में किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी से कोई सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारा धर्म क्या है, हम जानते हैं धर्म क्या है, पूजा किसको करना है, कब करना है, ये सब जानते हैं। हम लोग सब मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जहां पूजा होती है हम जाते हैं। पर उसका राजनीति, एक मिनट, उसका राजनीतिकरण नहीं करते हैं, उसका हम प्रचार नहीं करते। मैं टीका लगाकर नहीं जाता हूं, पर मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं जयराम हूं, जयराम रमेश, पर मुझे टीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न वही था सर, कहीं ना कहीं हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप उठा रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व। मैं आपको हार्ड आंसर दे रहा हूं। आप सॉफ्ट हिंदुत्व उठाते हो, मैं आपको हार्ड आंसर देना पड़ता है। भाजपा का आरोप है सर कि इनकी सरकार में आतंकवादी हमले होते हैं। 10 साल में वो बता रहे हैं कितने? राजस्थान में कांग्रेस अपनी कितनी सीटें मान ली? मैं सीटों के खेल में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं जरूर ये कहूंगा कि इस राज्य में, जैसा कि मैंने कहा पहले, 1,66,00,000 वोट बीजेपी को मिले अभी कुछ 3 महीने पहले, और कांग्रेस पार्टी को 1,57,00,000 वोट मिले। तो वोट मार्जिन बहुत कम है, 9 लाख का अंतर है। तो जरूर इस बार 2014 और 2019 के जो नतीजे थे राजस्थान में, वो 2024 में नहीं होंगे। और 2024 में हमें पूरा विश्वास है कि काफी सीटें हमें मिलेंगे। 2 आंकड़े की सीट मिलेंगे, 2 आंकड़े, डबल डिजिट की सीटें मिलेंगी। आप लोग सब लिखते रहते हो कि लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, पर लोग जब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं, वो समाचार नहीं बनता। एक सिटिंग एमपी राजस्थान में, सिटिंग एमपी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है, वो कुछ संकेत देता है। तो मैं ये 200 पार, 250 पार, 300 पार, 400 पार के खेल में नहीं जाऊंगा। राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहूंगा हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। राजस्थान में 2014-2019 में जो हमारा प्रदर्शन था वो अब इस बार नहीं होगा। इस बार हमें अच्छे 2 आंकड़े, डबल डिजिट की सीटें मिलेंगी।
बीजेपी जो है राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रही। हमने जवाब दिया है, पर वो बार बार वही प्रचार करते हैं क्योंकि ध्रुवीकरण के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये बार बार यही मुद्दे उठाते हैं। हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। हमने कहा है, हमारी आलोचना हो रही है कि 22 जनवरी को हमने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। निमंत्रण किसके लिए था? एक राजनीतिक समारोह, एक राजनीतिक व्यक्ति, प्रधानमंत्री के अपने खुद के गौरव के लिए वो समारोह था, राजनीतिक मकसद था। धार्मिक नेताओं ने भी उनकी उस समारोह का आलोचना की है। धार्मिक नेताओं ने भी कहा है कि वो सही नहीं था। हमने यही कहा कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे दिल में बसते हैं, हर एक भारतवासी के दिल में बसते हैं। राम की पूजा होती है और ऐसा देखे, मैं ऐसा एकमात्र व्यक्ति हूं हमारे देश में, मेरे पहले नाम में भी राम है और दूसरे नाम पे भी राम है, डबल राम है। ये मेरे रूप में, पर पार्टी की ओर से हमने ये कहा था कि आस्था है, हम लोग सब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमारे सभ्यता और हमारे समाज के प्रतीक मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर ये धर्म की राजनीतिकरण जो हो रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। धर्म की राजनीतिकरण की वजह से धर्म को भी कम किया जाता है और राजनीति का भी बदनाम होता है। मैं स्पष्ट करा दूं, ओपीएस का वादा हमारा था, हमने लागू भी किया। इस न्याय पत्र में सही है कि हमने ओपीएस का जिक्र नहीं किया, पर हमने कई मुद्दों का जिक्र नहीं किया है। ये 60 पेज का न्याय पत्र है, सारे मुद्दों का हम जिक्र नहीं कर सकते। ओपीएस जब हमने वादा किया था राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने हमारी खूब आलोचना की। तब उन्होंने क्या किया? तब वो मान गए कि जिस आधार पर हम ओपीएस की मांग कर रहे थे और जिस कारण हमारे कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, राजस्थान में ओपीएस लागू करने के लिए कदम उठाए थे, वो सही था।